नमस्कार। आइए आज भारत के भूगोल की एक बहुत ही मजेदार और तेज सफर पर चलते हैं। हम हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर के गर्म तटों तक जाएंगे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत आखिर है कितना बड़ा। कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें इसकी विशालता और विविधता को समझने में मदद करेंगी। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। अब ये सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन अंदाजा लगाइए, ये लगभग पूरे यूरोप के बराबर है। इसी वजह से तो ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इतने बड़े देश में आपको मिलेंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और कमाल की बात यह है कि हर एक की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपना खाना पीना, मतलब ये देश वाकई में बहुत ही रंगीन है। ये लाइन भारत की विविधता को एकदम सटीक तरीके से बताती है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं देश के सबसे ऊपरी सिरे से। तो अब हम पहुंच गए हैं उत्तर में, जहां भारत का ताज यानी शानदार हिमालय खड़ा है। और यहीं से निकलती हैं वो नदियां जो पूरे देश को जीवन लेती हैं। हिमालय ये सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, ये तो भारत के लिए एक वरदान की तरह है। सोचिए, ये मानसूनी हवाओं को रोककर बारिश लाता है और उधर मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से भी हमें बचाता है। ये हमारी संस्कृति और जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई लोग कहेंगे माउंट एवरेस्ट, पर वो तो नेपाल में है। तो फिर भारत में कौन सी है? तो सही जवाब है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और हाँ, इसे एक पवित्र पर्वत का दर्जा भी दिया गया है। अब हिमालय तो है ही, लेकिन भारत में और भी कई जरूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। फिर बीच में है विंध्य, जो समझ लीजिए उत्तर और दक्षिण भारत को बांटता है। और फिर हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट, जो बायोडायवर्सिटी से भरपूर हैं। और हाँ, इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं भारत की महान नदियां, जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन है। ये वो नदियां हैं जिन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया है। कुछ बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पहले गंगा, जो सबसे लंबी और सबसे पवित्र मानी जाती है। फिर यमुना, जिसके किनारे दिल्ली और आगरा जैसे शहर बसे हैं। ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से होती हुई भारत आती है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और नर्मदा, जो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, तो पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं भारत के मैदानी इलाकों की तरफ। ये वो जगह है जिसे देश का अन्न भंडार कहा जाता है, जहां देश की ज्यादातर आबादी बसती है और खेती करती है। ये जो मैदान है वो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। यहाँ दो तरह की मिट्टी खास है। एक तो जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलती है और चावल गेहूं के लिए बेहतरीन है। और दूसरी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए मशहूर है। लेकिन बात सिर्फ खेती की नहीं है। इस जमीन के नीचे छिपा है खनिजों का खजाना। और इन खनिजों में सबसे अहम है कोयला, जिससे देश की ज्यादातर ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। तो ये संसाधन मिलते कहाँ हैं? देखिए, कोयले के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़, लौह अयस्क के लिए ओडिशा और झारखंड, और पेट्रोलियम के लिए असम, गुजरात और महाराष्ट्र। यही वो जगहें हैं जो भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। चलिए, आप सफर को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं भारत के लंबे चौड़े समुद्र तटों पर। ये वो तट हैं जो भारत को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? ये 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब सिर्फ खूबसूरत बीच ही नहीं, बल्कि व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। और हाँ, भारत सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास दो बड़े द्वीप समूह भी हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो अपने कोरल्स के लिए जाने जाते हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप, जो अपने शांत और सुंदर समुद्र तटों के लिए मशहूर है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े देश को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसकी शुरुआत हुई 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली।
और आज देखिए, बड़े बड़े बंदरगाहों से लेकर दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों तक इस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने ही देश को एक साथ पिरवाया है। तो ठीक है, अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम जमीन से नजर हटाकर आसमान की तरफ देखेंगे, क्योंकि भारत की कहानी सिर्फ जमीन तक ही नहीं, सितारों तक पहुंच चुकी है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से इसने भारत को दुनिया के कुछ चुनिंदा स्पेस पावर वाले देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो का सफर तो सच में कमाल का रहा है। 1975 में अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट से शुरुआत हुई, फिर 2008 में चंद्रयान-1 और 2013 में मंगलयान। याद है, पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला ये दुनिया का पहला मिशन था। और अब अगला लक्ष्य है गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। तो भारत के भूगोल का ये सफर यहाँ खत्म होता है, पर एक सवाल जरूर उठता है, धरती से सितारों तक भारत की अगली शानदार यात्रा क्या होगी? क्या हम चांद पर बसेंगे या मंगल पर इंसान को भेजेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भारत का भविष्य खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।